नमस्ते, मैं हूं स्नेहा और आप देख रहे हैं साम टीवी। हमारे सेक्स एक सुखी जीवन का मंत्र इस खास शो में मैं सभी का स्वागत करती हूं। दोस्तों, जब भी हमें कोई इमरजेंसी आती है या फिर हमारी तबीयत, हमारी प्रकृति कुछ ठीक नहीं होती या फिर कोई स्वास्थ्य हमारा ठीक नहीं होता, स्वास्थ्य से जुड़ी काफ़ी सारी हमारी जो परेशानियाँ जो है हमें सताती है, तब हम क्या करते हैं? सबसे पहले हम हमारे माता पिता को बताते हैं, हमारे परिवारजनों के साथ ये सारी चीज़ें जो है वो शेयर करते हैं। लेकिन बहुत से लोगों के बारे में ऐसा होता है ना कि उनके लाइफ में सेक्स से जुड़ी काफ़ी सारी दिक्कतें होती है और ये सब जाके किसे जाके बताए? दोस्तों को बताए, परिवारजनों को बताए, या कहीं हम मजाक का साधन ना हो जाए या फिर मजाक का कारण ना हो जाए। ये घबराहट जो है या फिर ये डर जो है ये काफ़ी लोगों के मन में पनपता है। तो इसीलिए काफ़ी लोग जो है अपनी कोई भी लैंगिक समस्या हो या फिर सेक्स से जुड़ी परेशानी हो, इसके बारे में ना चुप्पी साधते हैं, किसी के साथ बात नहीं करते। लेकिन अब शर्माने की ज़रूरत नहीं है दोस्तों, क्योंकि हमारा ये शो जो है, क्योंकि इस शो के माध्यम से आप डॉक्टर विजय दहीफले, जो कि सेक्सोलॉजिस्ट, यूरोलॉजिस्ट और एंड्रोलॉजिस्ट है, इनसे आप जुड़ सकते हैं और इनसे आप सवाल पूछ सकते हैं। आपकी सारी शंका कुशंकाएँ ज़रूर पूछ सकते हैं। उनका निरसन जो है वो डॉक्टर बहुत ही आसान और सरल तरीके से करेंगे। तो आइए शुरुआत करने से पहले जानते हैं डॉक्टर विजय दहीफले जी के बारे में। डॉक्टर विजय दहीफले ये एक जाने माने सेक्सोलॉजिस्ट, यूरोलॉजिस्ट और एंड्रोलॉजिस्ट है। डॉक्टर विजय दहीफले जी के क्लिनिक संभाजीनगर, हैदराबाद, दिल्ली में द्वारका, पुणे तथा नवी मुंबई में नेरुल, खारघर मेडिकोर हॉस्पिटल, थाने, दादर, अंधेरी, कल्याण, नासिक, नागपुर, अहमदाबाद और दुबई में भी है। डॉक्टर दहीफले जी का भारत तथा अन्य देशों में कॉन्फ्रेंसेस और सेमिनार्स के लिए हमेशा आना जाना रहता है, जिनके माध्यम से डॉक्टर विजय दहीफले सेक्स संबंधी सभी समस्याओं पर सलाह एवं मार्गदर्शन करते हैं। तो इस वक्त हमारे साथ हमारे स्टूडियो में मौजूद है डॉक्टर विजय दहीफले, जो कि आपकी सेक्स से संबंधित सारी समस्याओं का समाधान करेंगे। तो आइए उनका स्वागत करते हैं। डॉक्टर साहब, स्वागत है आपका। नमस्ते दोस्तों, आज हम इस भाग में जानकारी लेने वाले हैं सेक्सुअल डिसफंक्शन और कमज़ोरी के लिए जो पेनाइल इम्प्लांट ट्रीटमेंट दी जाती है या फिर ये सर्जरी जो की जाती है उसके बारे में। तो सबसे पहले हम जानने वाले हैं कि पुरुषों में जो पेनाइल इम्प्लांट सर्जरी करते हैं और यूटीआई यानी यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन जो है, इसमें किस प्रकार की सावधानी या फिर देखभाल बरतनी चाहिए? डॉक्टर साहब, कैसी प्रकार की देखभाल बरतनी चाहिए, स्पेशली पेनाइल इम्प्लांट करने के बाद? क्या सवाल क्या है? जी, सवाल ये है कि पेनाइल इम्प्लांट सर्जरी और यूटीआई जो है, इसके बाद कैसी देखभाल लेनी चाहिए? यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन होगा तो क्या केयर लेनी चाहिए पेनाइल इम्प्लांट में? श्योरली, डेफिनेटली। यहाँ पे जो स्नेहा जी सीरीज चल रही है, सेक्स एजुकेशन, सेक्सुअल अवेयरनेस और सेक्सुअल सेफ्टी, इसके अंतर्गत पूरे टॉपिक आपके डिमांड से ले जाते हैं। मेल सेक्सुअल डिसफंक्शन क्या है, फीमेल सेक्सुअल डिसफंक्शन क्या है, इसके अंदर पूरी उसकी साइंटिफिक जानकारी हम लेते रहते हैं। यहाँ पे एक डिस्क्लेमर देना चाहता हूँ, टाइम, प्लेस, पर्सन, कंडीशन, कल्चर, सेफ्टी, कंसल्टिंग अपना ओन और नॉन इन्फेक्टेड पार्टनर, इसके साथ ये हमें आज मना है। हमारी ये लास्ट टाइम से जो सीरीज चल रही है ना पेनाइल इम्प्लांट की, ये काफी अप्रिशिएट हो चुकी है सब तरफ, और उसके आगे जो कॉम्प्लिकेटेड कुछ इम्प्लांट रहते उसकी जानकारी हम लेने वाले हैं। तो पेनाइल इम्प्लांट और यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन, देखो जब पेशेंट हमारे पास आता है इम्प्लांट करने के लिए, इसलिए तो फिटनेस देखना है, उसे कतई किसी भी तरह से यूरिन ट्रैक्ट इन्फेक्शन नहीं होना चाहिए। क्यों? क्योंकि जब हम इम्प्लांट करते हैं उस वक्त उसके अंदर एक कैथेटर या नली डाल देते हैं, वो कम से कम 24 आवर रहने वाली रहती है, और वही इन्फेक्शन हम ऑपरेट कर रहे हैं या ऑपरेशन करने के बाद ये इम्प्लांट पूरे स्टेराइल वातावरण में किया जाता है, जहाँ पे पूरा लैमिनार फ्लो ओटी में रहता है। वहाँ पे कोई भी व्यक्ति की एंट्री या एग्जिट नहीं होती है जब ऑपरेशन चालू होता है। तो ऐसे तरह का यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन होगा तो ऑपरेशन के बाद कोई इम्प्लांट भी हो सकता है इन्फेक्ट, इसलिए यूटीआई हो तो उसे ट्रीटमेंट देके ही बाद में इम्प्लांट करते हैं। डॉक्टर साहब, ये पेनाइल इम्प्लांट सर्जरी और यूरेथ्रल स्ट्रिक्चर्स हो तो क्या केयर लेनी चाहिए? आज के आप पूरे एकदम कॉम्प्लिकेटेड केस लेके आए हो। स्ट्रिक्चर यानी क्या होता है कहेंगे हम। देखो, यूरिन जहाँ से पास होती है, जिसे मूत्र वाहिनी, मूत्र नलिका हम कहते हैं, वहाँ पे कुछ ट्रॉमा है, कुछ इंजुरी है या कुछ इन्फ्लेमेशन से उसका व्यास, डायमीटर छोटा होता है, तो उस वक्त सामने वाला व्यक्ति
फोर्सफुली यूरिन नहीं कर सकता और वहाँ पे पीछे पेन हो जाता है। और जब हम इम्प्लांट करेंगे तो ऑलरेडी वो जगह कॉम्प्रेस होके वो रिटेंशन में जा सकता है। तो ऐसे केसेस में समझो किसी कारण में स्ट्रक्चर होगा तो ऑप्टिकल यूरेथ्रोटॉमी करके उसे कट्स मार के जब स्ट्रक्चर फ्री वो व्यक्ति रहेगा लॉन्ग टर्म के लिए कम से कम 5 या 6 महीने तक, उसके बाद ही उसका चयन किया जाता है इम्प्लांट करने के लिए, क्योंकि बाद में उसके कुछ कॉम्प्लिकेशन या यूरिन का रिटेंशन न हो जाए इसलिए। अच्छा डॉक्टर साहब, पहला फोन आ रहा है गुजरात से, नीलेश जी का, उनका कॉल लेते हैं। नीलेश जी पूछिए सवाल। नमस्ते जी सर। नमस्ते। जी जी पूछिए, सवाल पूछिए। एंजियोप्लास्टी सर्जरी हुई हो तो पेनाइल इम्प्लांट कर सकते हैं क्या, जानकारी दीजिए। देखो है इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है ना, क्योंकि एंजियोप्लास्टी हो गई मतलब वो तो इतना डर दिल में कि बस अभी कुछ नहीं करना है, एक जगह बैठ के खाना है और कैसे हम जिएंगे देखना, ऐसा नहीं रहता है, कहेंगे हम। देखो एंजियोप्लास्टी मतलब क्या होता है, कुछ कारणवश आपके हार्ट की जो वाहिनी है वहाँ पे ब्लॉक होने की वजह से सप्लाई जाता है, तो उसमें हम क्या करते हैं, उसे बलून डायलेशन और बलून डायलेशन के बाद एक स्टेंट डाल देते हैं। तो इसका मतलब और हार्ट की अच्छी हो गई सेहत, सिर्फ उन्हें कुछ ट्रीटमेंट शुरू रहती है जिसकी वजह से वहाँ पे ब्लड प्रेशर है या डायबिटीज है वो कॉम्प्लिकेशन ना हो जाए। तो ऐसे केसेस में भी पूरा फिटनेस लेके कुछ वहाँ पे ब्लड थिनिंग एजेंट रहते हैं उसे स्टॉप करके हम इम्प्लांट डेफिनेटली कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि भाई नॉर्मल व्यक्ति कौन इम्प्लांट करेगा, जिसको डायबिटीज है, बीपी है या किसको एंजियोप्लास्टी हुआ है उसको तो कमजोरी आएगी ना, जो मेडिसिन को काम नहीं करेगी। तो डेफिनेटली एंजियोप्लास्टी में भी कर सकते हैं इम्प्लांट, लेकिन प्रॉपर केयर लेके, कुछ मेडिसिन स्टॉप करके या एक्स्ट्रा केयर कार्डियोलॉजिस्ट को दिखा के। अच्छा काफ़ी सारे लोगों को ना प्रोस्टेट इनलार्जमेंट की समस्या भी आती है आफ्टर स्पेशली 45-50s के बाद। तो अगर पेनाइल इम्प्लांट सर्जरी हो और प्रोस्टेट इनलार्जमेंट का भी प्रॉब्लम हो किसी को, किसी पेशेंट में, तो क्या करना है? यानी उसमें इम्प्लांट कर सकते हैं क्या? करेक्ट कहते हैं हम। प्रोस्टेट ए नॉर्मल ग्रंथि हर व्यक्ति में अपने ब्लैडर के आउटलेट के पास एक ट्रायंगुलर ग्रंथि रहती है, उसे प्रोस्टेट कहते हैं। जैसे जैसे एज बढ़ती जाती है, 40 हो गई, 45-50 हो गया, वैसे आपको ग्लैंड बढ़ने से यूरिन का फ्लो कम होता है, यूरिन पीछे रहने लगती है। ऐसे केसेस में इरेक्टाइल डिस्फंक्शन यानी कमजोरी भी आती है जब मेडिसिन नहीं काम कर रहे और कोई पी शॉट या कोई चीज़ काम नहीं कर रही है और पेशेंट को इम्प्लांट करना चाहिए। तो कर सकते हैं क्या? पहले प्रोस्टेट की जो एनलार्जमेंट है उसे मेडिकल लाइन ऑफ ट्रीटमेंट से कंट्रोल में लाओ, और कंट्रोल में लाने के बाद डेफिनेटली इम्प्लांट कर सकते हैं। और कुछ केसेस मेरे पास प्रोस्टेट निकालने के बाद भी आते हैं, तो ऐसे केसेस में भी पेनाइल इम्प्लांट हम श्योरली कर सकते हैं, जिसकी वजह से मैंने अब तक उनके काफ़ी मैक्सिमम एज तक प्रोस्टेट रहते हुए भी और प्रोस्टेट निकालने के बाद भी इम्प्लांट कर सकते हैं। अच्छा डॉक्टर साहब, जब ये पेनाइल इम्प्लांट सर्जरी करते हैं तो जाहिर है कि कोई भी सर्जरी करने के पहले एनेस्थेशिया दिया जाता है, तो कौन से प्रकार का, क्या या फिर इसके लिए कुछ और स्पेशल एनेस्थेशिया थोड़ा हाई पावर का, हाई पोटेंसिटी का होता है? ये काफ़ी सबको लगता है भी इतनी बड़ी सर्जरी क्या होगा, कैसे होगा, कहेंगे हम। सबसे इम्पॉर्टेंट एनेस्थेशिया का पर्पस क्या होता है? कंफर्ट, यानी मुझे पेन नहीं होना चाहिए, मुझे वो ऑपरेशन समझ में नहीं आना चाहिए। इवन इनफैक्ट लगा तो मुझे जनरल एनेस्थेशिया दो जिसकी वजह से इवन मुझे कोई सुई भी चुभे, ऐसा न होना, ऐसा नहीं होता है। फिटनेस देख के बहुत बार रीजनल एनेस्थेशिया यानी वहाँ पे एपिड्यूरल या स्पाइनल एनेस्थेशिया में ये सर्जरी हम कंफर्टेबली कर सकते हैं। इसलिए ज़्यादा कुछ मेजर या कुछ समझो एडिशनल कुछ समझो उसे कार्डियक या और कुछ प्रॉब्लम होगा तो हम जनरल एनेस्थेशिया की बारे में सोच सकते हैं, लेकिन पर्सन टू पर्सन ये वेरिएंट रहता है। इसलिए हमारा मेडिसिनल, कार्डियोलॉजी, बाकी का फिटनेस लेने के बाद, एनेस्थेशिया फिटनेस के बाद ही हम सर्जरी करते हैं। अच्छा डॉक्टर साहब, और एक फोन है मुंबई से, सबाजी बात कर रही है। सबाजी पूछिए। हेलो सर। हाँ जी, सवाल पूछिए। बोलिए। सर, पुरुषों के पेनल इम्प्लांट की सर्जरी के बाद कब सेक्स कर सकते हैं, इसकी जानकारी दीजिए। मैं एक्सपेक्ट कर रहा था, क्योंकि अभी पार्टनर के भी रिक्वायरमेंट है ना भाई। आप इम्प्लांट करके बैठोगे, आपको 6 महीने हुए तो आप कुछ नहीं कर रहे हो, कितना टाइम लगता है, कितना समय जायज है ना रिकवरी के लिए। यस ऑफ कोर्स। तो कहते हैं कब एक्टिविटी करना है। नॉर्मली आपको इम्प्लांट करने के बाद में उसे सेट होने के लिए इम्प्लांट 2 रहते हैं, वो सेट होके वहाँ पे उसका एंगुलेशन है, डेविएशन है,
उसके बाद में उसका यूरिनेशन है, तो ये सब इम्प्लांट सेट हो गया कम से कम 6 हफ्ते, यानी 1.5 महीने के बाद धीरे धीरे वो सेक्सुअल एक्टिविटी में जा सकते हैं। वहाँ पे किसी भी प्रकार की दिक्कत नहीं आती है, नॉर्मल सेंसेशन ऑर्गेजम वो तो उन्हें काफ़ी मिलता है। ऑलरेडी हम अपने पहले क्लिप्स में देखा है। अच्छा, ये जो सर्जरी है ये Yeah. करते कैसे? प्रोसीजर प्रोसीजर करेक्ट, इन शॉर्ट है। सबको एक क्यूरियोसिटी रहती है भाई कैसे डालेंगे, कहाँ से डालेंगे, कहेंगे हम। यहाँ पे अलग अलग अप्रोच रहते हैं। रूटीनली कॉमन अप्रोच रहता है पीनस कोटल, यानी हमारे लिंग के नीचे जहाँ पे स्क्रोटम है और पेनिस है उसके जंक्शन पे कम से कम 4-1 सेंटीमीटर का इंसिजन लिया जाता है। उसे लेयर बाय लेयर ओपन करके वहाँ पे 2 कार्पोरा के सिलेंडर रहते हैं ऊपर, और नीचे यूरेथ्रा का सिलेंडर रहता है कैवर्नोजा। उसके अंदर ऑलरेडी कैथेटर रहता है। वहाँ पे कार्पोरा दोनों तरफ कट करके उसे डायलेट करते हैं, प्रॉक्सिमल और डिस्टल, और उसके अंदर उसका मेजरमेंट लेके साइज लेके वो इम्प्लांट डालते हैं और लेयर बाय लेयर उसे क्लोज करते हैं। इन शॉर्ट ये प्रोसीजर रहते हैं पेनाइल इम्प्लांट की। और इन्फॉर्मेशन के लिए वो हमारे सुखी जीवन का मंत्र का पुस्तक रेफर कर सकते हैं। अच्छा डॉक्टर साहब, ये जो पेनाइल इम्प्लांट की सर्जरी है काफ़ी नाजुक डेलिकेट Definitely, होगी, correct. तो जाहिर है एक्सपर्टीज भी वैसे ही, Of course, उनकी of भी course, रिक्वायरमेंट्स रहती ही वैसे ही है, होगी। लेकिन बात ये है कि ये क्या काफ़ी लंबी प्रोसीजर होती है? अच्छा, कितना समय लगता होगा, जी, करेक्ट, यानी इतनी मेजर सर्जरी है, कितना टाइम लगेगा, जी, हर एक के सवाल रहते हैं ना भाई, कितना है, इतनी सर्जरी हो रही है, कितना टाइम लगा, कहेंगे हम। एक्सपर्टीज, आपने जैसे कहा एक्सपर्टीज इंपॉर्टेंट है। जिससे ये सर्जरी करने में एक्सपीरियंस है, काफ़ी सालों से इम्प्लांट कर रहे हैं, इसके ऊपर भी डिपेंड करता है। हमें भी ऐसा वॉच लगा के कितना फास्ट कर रहे हैं ये नहीं देखना है, क्वालिटी इज इम्पॉर्टेंट। तो ऑन एन एवरेज यानी पूरी प्रोसीजर इंडक्शन से लेके उसे आउट होने तक, यानी ऑपरेशन शुरू होने से बाहर जाने तक कम से कम 1 घंटा यानी 60 मिनट्स इसे लगते हैं। और उसके बाद पेशेंट को हम शिफ्ट करते हैं पोस्ट ऑपरेटिव में। और भी बहुत रोचक, बहुत इंटरेस्टिंग, बहुत हम बातें डिस्कस करने वाले हैं पेनाइल इम्प्लांट के बाद, क्योंकि आपके दिल के, आपके मन से ये क्यूरियोसिटी जिसे करना है उसे भी, और जो पार्टनर उसके साथ है उसे भी जी, समझ में आनी चाहिए, करेक्ट। जी, इसीलिए ये हमारी वीडियोस जो है काफ़ी इंफॉर्मेटिव है, काफ़ी साइंटिफिक जानकारी, वैज्ञानिक दृष्टिकोण से हम सारी जानकारी डॉक्टर साहब से हमेशा लेते हैं। और डॉक्टर साहब हमेशा ही बहुत ही अच्छे तरीके से हमें ये सारी जानकारी देते हैं। तो दोस्तों, ये थे हमारे खास मेहमान डॉक्टर विजय दहीफले, जिन्होंने सेक्स समस्या और उसके उपायों पर काफ़ी अच्छी उम्दा जानकारी हमें दी है। लेकिन अगर आपको भी डॉक्टर साहब से मिलना है, उनसे सलाह लेनी है, उनसे कोई उपचार आपको लेना है, तो ज़रूर आप उनसे ट्रीटमेंट ले सकते हैं। और उसी के लिए स्क्रीन पे जो हमने नंबर्स दे रखे हैं ना, वो नोट डाउन कर लीजिए अपने डायरी में। फिर से एक बार मैं डॉक्टर साहब के सारे सेंटर्स के नाम बता रही हूँ। अंधेरी में डॉक्टर साहब का सेंटर है, दादर में, नवी मुंबई में, नेरुल में है, तथा खारगर में मेडिकवर हॉस्पिटल में भी डॉक्टर आपको मिल सकते हैं, तथा थाने, कल्याण, पुणे, नासिक, संभाजी नगर, हैदराबाद, नागपुर, दुबई में भी डॉक्टर साहब के सेंटर्स है। यहाँ पे आप जा सकते हैं और डॉक्टर साहब से मिल सकते हैं। सारे आपके सवालों के जवाब, और आपको अगर कुछ ट्रीटमेंट चाहिए आपके लैंगिक समस्याओं पे, सेक्सुअल डिस्फंक्शन जैसी आपको कुछ समस्या हो, तो उस डिस्फंक्शन पे आप अच्छी तरह से प्रोफेशनल और साइंटिफिक ट्रीटमेंट ले सकते हैं। तथा उनकी वेबसाइट भी है डॉक्टर विजय दहीफले, सेक्सोलॉजिस्ट drvijaydahiphale.in। इस पर आप जाएंगे तो आपको अपॉइंटमेंट का बटन दिखेगा, वो क्लिक कीजिए और आसानी से आप डॉक्टर साहब की अपॉइंटमेंट पा सकते हैं। तो डॉक्टर साहब, पेनाइल इम्प्लांट काफ़ी बड़ा टॉपिक, और ये सर्जरी, उसके कॉम्प्लिकेशंस या फिर इम्प्लांट्स के सारे टाइप्स और उसका क्या असर हो सकता है हमारे पार्ट्स पे, वो भी आपने सब बहुत अच्छी तरीके से बताया। धन्यवाद आपका। तो अब वक्त हो चला दर्शकों को भी विदा करने का, तो हम यहीं पर रखते हैं। लेकिन आप खुश रहिए, खुशहाल रहिए। और अगर आपके मन में कुछ या फिर आपकी कुछ लैंगिक समस्या हो, या फिर आपके मन में कुछ शंकाएं हो, कुछ डाउट्स हो इसको लेकर, तो ज़रूर आप हमें जो ईमेल आईडी दिए है उस पर आप आपके सवाल जो है आप हमें ईमेल कर सकते हैं। डॉक्टर साहब उन सभी सवालों का जवाब ज़रूर देंगे। फिलहाल हम यहीं पर रुकते हैं, तब तक के लिए गुड नाइट, शुभ रात्रि, शब्बा खैर। नमस्ते।